नमस्कार दोस्तों, आज फिर एमसीक्यू सीरीज में फिर से 10 क्वेश्चंस करेंगे। पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ये सभी उन एग्जाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। इससे पहले एक वीडियो बनाया था DSSB TGT SST के लिए। उसमें मैंने कोशिश की थी ज़्यादातर डाउट्स को क्लियर करने की, लेकिन कुछ डाउट्स ऐसे हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं और उनको कोई भी सही नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी सही कर सकता तो मैंने एक केस बताया था, उसमें डिस्कस किया था जिस दिन TGT SST के ऊपर जो वीडियो बनाया है आप उसको सुन सकते हैं। पूरा केस डिस्कस किया है। कैंडिडेट था, वो कोर्ट में चला गया और उसका दरअसल सिलेक्शन हो गया था एज ए TGT SST। तो बोर्ड वालों ने DSSB वालों ने उसको मना कर दिया कि आप ज्वाइन नहीं कर सकते, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती है। लेकिन वो कोर्ट में गया और कोर्ट में जब गया तो वहां से उसको अनुमति मिली कि वो ज्वाइन कर सकता है। मतलब इसमें क्लैरिटी इसलिए नहीं है, एक दो पॉइंट अभी भी छूटे हुए हैं। तो अगर आप क्लियर हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से बता देता हूं कि उसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट ही है कॉमर्स वालों के लिए, बाकियों के लिए नहीं। ये कॉमर्स वालों के लिए परेशानी है कि उन्होंने कह दिया है कि भाई TGT में खास तौर पे दरअसल 2 सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं, तो 2 का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। तो बिजनेस का तो मान लिया जाता है कि बिजनेस से रिलेटेड आपके पास कोई ना कोई पेपर रहता ही है 2 साल कम से कम। बात आती है इकोनॉमिक्स की। अब इकोनॉमिक्स कॉमर्स वालों के पास सारी यूनिवर्सिटीज में हर साल नहीं रहता है। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं केवल 1 साल पढ़ाती हैं इकोनॉमिक्स और उसके बाद बंद कर देती हैं। अब इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन मेरे पास क्या आए थे। कोई कह रहे थे कि सर क्या स्टैटिस्टिक्स को इकोनॉमिक्स का पार्ट माना जाएगा? तो वाकई में वर्दी क्वेश्चन है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में 11th या 12th में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रहता है, उसी में स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ाई जाती है, तो उस हिसाब से पार्ट बन जाता है। अब पता नहीं DSSB वाले उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे। तो एक तो ये मैटर है और कुछ ऐसे रिलेटेड मसले थे। तो देखिए, अगर आप क्लियर हो कि आप नहीं अप्लाई कर सकते हो तो आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आप क्लियर हो कि अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर का मतलब आपने 2 साल इकोनॉमिक्स पढ़ी है, पूरा पेपर कम से कम, चाहे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है वो और सेकंड ईयर फिर छोड़ करके थर्ड ईयर में पढ़ा है इकोनॉमिक्स का पेपर, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है सब्जेक्ट इश्यूज को लेकर के कि भी इसको मनी एंड बैंकिंग को ये शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे, इकोनॉमिक्स में स्टैट को लेकर करेंगे कि नहीं करेंगे, अब आपके ऊपर है। आप अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई कर दीजिए। कोई बिग इशू नहीं है अप्लाई करना, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और TGT SST का जो भी सिलेबस है वो सारा का सारा आपके किसी भी एग्जाम में जर्नल के लिए चाहिए ही होता है, GS वाले पेपर के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए। तो आपकी तैयारी तो वही रहेगी। कल को आपका सिलेक्शन हो जाता है तब इस पचड़े में आप जाना कि तब आप सिलेक्शन लेने के लिए कोर्ट में अपनी बातें ये रख सकते हो कि साहब स्टैटिस्टिक्स तो 12th में इकोनॉमिक्स का पार्ट रहता है, तो इसको मानिए, मनी एंड बैंकिंग को मानिए इकोनॉमिक्स का पार्ट, या जो भी आपके और इश्यूज हैं। तो जहाँ पे डाउट वाली सिचुएशन है और आप बहुत ईगर भी हैं कि आपको ये जॉब लेना है या करना है या कर सकते हैं क्वालिफाई, तो फिर बाद का वो प्रोसीजर, अभी के लिए आप क्वालिफाई कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आपका डिस्कशन। ये खैर जो क्वेश्चंस हैं आज के, क्योंकि इस पे बहुत सारे कमेंट आए, इसलिए मैंने फिर से दोबारा इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहा। जहां पे आपको डाउट दिख रहा है और आपका मन बन रहा है तो कर दीजिए अप्लाई, किया जाता है, कंपटीशन है। ऐसे भी कंपटीशन एग्जाम बहुत सारे दे ही रहे हैं। जो कंपटीशन का एग्जाम देते हैं वो कई एग्जाम भरते हैं एक बार में। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं, या अपनी लाइन लेंथ क्लियर रखिए कि आपको कॉमर्स पढ़ानी है, कॉमर्स के कैंडिडेट हैं, कॉमर्स का टीचर बनना है, तो काय को SST की तरफ सोचते हो। PGT की वैकेंसी निकलेंगी कहीं ना कहीं, उनमें अप्लाई करना। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम कंसिस्ट, पूंजीगत आर्थिक प्रणाली में क्या क्या इनमें से शामिल होता है? तो सही ऑप्शन का निशान लगाने की कोशिश करें, कौन सा है इसमें से जो सही ऑप्शन है वो सारे ही सही हैं, ये ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जो कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें ये सारे पॉसिबिलिटी रहते हैं। आप प्रॉपर्टी ओन कर सकते हो, अपनी प्रॉफिट मोटिव होता है,
और कंपटीशन का एग्जिस्टेंस होता है, क्योंकि कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम है, कोई भी व्यक्ति अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद सकता है, प्राइवेट बिजनेस चला सकता है, तो कंपटीशन बना ही रहेगा। करेक्ट जो आंसर था वो डी था, और ये कैपिटलिज्म के बारे में कुछ लिखा है यहाँ पे, आप इसको देख सकते हैं। यह एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल या जो बिजनेस होते हैं उनको अधिकार होता है कि वो इकोनॉमी में रिसोर्सेज अपने नाम से खरीद सकते हैं, रख सकते हैं। गुड्स का या सर्विसेज का जो प्रोडक्शन होता है वो सप्लाई और डिमांड पे बेस्ड रहता है, मार्केट बेस्ड, सरकार कंट्रोल नहीं करती है इसको। खास जो फीचर्स होती हैं कैपिटलिज्म की, इसी को कैपिटलिज्म बोलते हैं। फ्रीडम ऑफ ओनरशिप की फ्रीडम होती है, राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो। प्राइस मैकेनिज्म होता है, प्राइस मैकेनिज्म का मतलब होता है डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से प्राइस तय होता है। मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, कंपटीशन रहता है मार्केट में। फ्रीडम ऑफ बिजनेस होती है, आप जो मर्जी बिजनेस कर सकते हैं। कंज्यूमर सोवरेंटी, इसमें कंज्यूमर जो होता है वो सोवरन होता है, यानी कि जो कंज्यूमर होता है वो पावरफुल होता है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है तो कंज्यूमर पावरफुल हो जाएगा। क्लास कॉन्फ्लिक्ट, अब इसमें एक समस्या रहती है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं कि जैसे जो प्राइवेट बिजनेसमैन रहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं, अब उनके यहाँ जो काम करते हैं वो वर्कर्स होते हैं, तो कई दफे वर्कर्स के और इंडस्ट्रियलिस्ट के कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना इसमें बनी रहती है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ एनी कंपनी कंसिस्ट, ये मिसप्रिंट हो गया है क्वेश्चन में, ये एक्सेस प्रिंट हो गया है, इसको ना पढ़ें। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ एनी कंपनी कंसिस्ट ऑफ, किसी कंपनी का पार्षद सीमा नियम इसको बोलते हैं, उसमें क्या क्या इनमें से होता है, कौन कौन से क्लॉज होते हैं, तो ये जो गिवन क्लॉज है ये सारे ही होते हैं उसमें। ऑप्शन डी इसलिए करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है, डॉक्यूमेंट होता है, इसको चार्टर बोलते हैं। चार्टर का मतलब होता है आज्ञा, ये एक तरह से आज्ञा पत्र होता है। इट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट, एक कानूनी डॉक्यूमेंट होता है जो तैयार किया जाता है कंपनी के रजिस्ट्रेशन के समय पे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराते समय ये सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है जो रजिस्ट्रार के यहाँ जमा कराना पड़ता है। इसमें रहता है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानकारी रहती है, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए कंपनी को बनाया गया है। इसके अलावा ये साइन होना चाहिए मिनिमम 7 पर्सन्स के द्वारा, पब्लिक कंपनी अगर है, सार्वजनिक कंपनी है, और अगर प्राइवेट है तो कम से कम 2 पर्सन्स के द्वारा ये साइन किया जाना चाहिए जमा करने से पहले। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो कुल क्लॉज हैं, क्लॉज का मतलब यहाँ पे वाक्य होता है, यानी कि जिन चीजों के बारे में वर्णन होता है इसमें मेमोरेंडम में। सबसे पहला नेम क्लॉज, इसमें कंपनी के नाम की जानकारी रहती है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, इसमें कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा वहां की जानकारी रहती है। ऑब्जेक्ट्स क्लॉज, इसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव लिखे रहते हैं, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके साथी ऑब्जेक्टिव क्या है, सहायक ऑब्जेक्टिव। लायबिलिटी क्लॉज, इसमें कंपनी की लायबिलिटी की जानकारी रहती है कि कंपनी लायबिलिटी वाली कंपनी है, लिमिटेड लायबिलिटी वाली है या अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली है। कैपिटल क्लॉज, इसमें कंपनी की पूंजी के बारे में जानकारी रहती है, कितनी पूंजी रहेगी। और एसोसिएशन क्लॉज, इसमें यह जानकारी रहती है कि कितने लोग, एसोसिएशन का मतलब हो गया कितने लोग एसोसिएशन के रूप में अपने आप को रजिस्टर्ड कराने को सहमत हुए हैं। इसको संघ एवं हस्ताक्षर वाक्य हिंदी में बोला जाता है। इसमें उन लोगों की जानकारी रहती है जो कंपनी के डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हो गए और मेमोरेंडम पे साइन करने के लिए रेडी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट प्रोलिफरेशन रिप्रेजेंट इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट ब्रांड्स इन द सेम। तो इसमें कहा गया है कि जो प्रोडक्ट प्रोलिफरेशन होता है वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट ब्रांड्स को इंट्रोड्यूस करना सेम, एक ही किस में, तो उसका निशान आपको लगाना है। इसमें से जो सही जवाब है ऑप्शन 1 है, प्रोडक्ट लाइन। एक ही प्रोडक्ट लाइन में अलग अलग डिफरेंट ब्रांड्स इंट्रोड्यूस कर देता है, यानी कि अलग अलग थोड़ा थोड़ा उनका अलग नाम रख देता है, निशान अलग हो जाता है, यानी कि कई ब्रांड्स को रख सकते हैं एक ही प्रोडक्ट लाइन में कोई कंपनी। इसको कहते हैं प्रोडक्ट प्रोलिफरेशन, इसका मतलब है उत्पाद का प्रसार। तो इसको समझते हैं क्या है, ये ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन था, प्रोडक्ट प्रोलिफरेशन। ये एक मार्केट स्ट्रेटेजी होती है किसी कंपनी की मार्केटिंग में अपने आप को ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, बहुत सारे वेरिएशन देती है सेम प्रोडक्ट के, यानी कि एक ही प्रोडक्ट है और उसके कई सारे वेरिएशन दे देगी, वेरिएंट दे देगी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक कंपनी बेथिंग सोप बनाती है, नहाने के साबुन बनाती है, तो उसने क्या किया, नहाने के साबुन 10-12 तरीके के बना दिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड काम करती है ये,
तो 10-15 तरह के साबुन बना दिए उसने। इससे हुआ क्या कि जो ग्राहक है उसको डिफरेंट वैरायटी इसी कंपनी में मिल गई, तो कंपनी बड़ा मार्केट इस तरीके से कवर कर लेती है। दिस कैन बी डन थ्रू डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन के माध्यम से हो सकता है। जैसे आप कभी देखेंगे कि किसी कंपनी ने कोई आइटम निकाला और उसके डिफरेंट कलर दे दिए, सेम प्रोडक्ट है लेकिन कलर उसके 4 या 5 दे दिए, कलर कॉम्बिनेशन कर दिया। प्रोडक्ट साइज, प्रोडक्ट के साइज छोटे बड़े कर देता है, पैकिंग छोटे पाउच में बड़े पाउच में। और डिफरेंट प्रोडक्ट यूजेज, या प्रोडक्ट का जो यूज है उसको डिफर कर सकता है। दिस प्रोड्यूसेस डाइवर्सिटी फॉर द फर्म, ये फर्म के लिए एक तरह से डाइवर्सिटी क्रिएट करता है, यानी कि फर्म डाइवर्स जो कंज्यूमर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर पाती है इस तरीके से, और एबल बनाती है एक फर्म को कि वो साइजेबल पोर्शन ऑफ द मार्केट कवर कर पाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारी कंपनी, मान लो कोई कंपनी बच्चों के लिए चिप्स बनाती है, अब चिप्स के भी उसने सेम जैसा पैकेट रहता है सेम, मतलब उसका पैकिंग ये जो है छोटा बड़ा हो सकता है पहला, कलर इसका अलग अलग कर सकते हैं। इसके अलावा ये इसमें वेरिएंट अलग अलग दे सकते हैं, किसी में अलग टाइप की कोई स्मेल आएगी, किसी में अलग टाइप का कुछ टेस्ट आएगा, क्रिस्पी ज़्यादा कर दिया जाएगा, किसी को ज़्यादा स्पाइसी बना दिया जाएगा। तो इससे होता है क्या है कि डिफरेंट कंज्यूमर, यानी कि अलग अलग जो नीड होती है वो हमारी ही संस्था के सामान को खरीद लें, कि आप कहीं मत जाइए, ये भी है हमारे पास, ये भी अवेलेबल है, वो भी अवेलेबल है। जैसे कोई कंपनी बाइक बनाती है तो वो बाइक मतलब एक ही प्रोडक्ट लाइन में काम कर रही है, बाइक ही बना रही है, लेकिन बाइक में ही क्या कर दिया उसने कि कोई 100 सीसी की पसंद करता है, कोई 120 सीसी की पसंद करता है, कोई और बड़ी बाइक पसंद करता है, अच्छा कोई रेड कलर पसंद करता है, कोई ब्लू कलर पसंद करता है, तो कलर भी अलग अलग दे दिए, वेरिएशंस दे दिए। ये सब प्रोडक्ट प्रोलिफेरेशन है। नेक्स्ट है मिशन इज अ स्टेटमेंट विच डिफाइंस द रोल दैट एन ऑर्गेनाइजेशन प्लेज इन अ मिशन। एक स्टेटमेंट होता है जिसको मिशन स्टेटमेंट कहते हैं या मिशन कहते हैं। ये एक स्टेटमेंट होता है दरअसल एक कंपनी की तरफ से, जो डिफाइन करता है उसके रोल को जो ऑर्गेनाइजेशन प्ले करेगी। अब कहाँ पे प्ले करेगी यह बताना है इसमें, तो गिवन ऑप्शंस में से सही का चुनाव करें। इसमें जो सही है वो ऑप्शन है 1, सोसाइटी में, समाज में जो रोल प्ले करेगी संस्था, वो मिशन स्टेटमेंट होता है। तो मिशन स्टेटमेंट को थोड़ा समझेंगे डिटेल में। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। देखिए मिशन स्टेटमेंट क्या होता है, मिशन स्टेटमेंट स्टेज करता है कंपनी का रोल ऑर्गेनाइजेशन में जो वो सोसाइटी में प्ले करेगी। थॉमसन ने कहा है इसके बारे में कि मिशन जो है वो एसेंशियल पर्पस होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, कंसर्निंग पर्टिकुलरली, जो खासतौर पे कंसर्न करता है कि वाई इट इज इन एग्जिस्टेंस, जो यह बताता है कि ये कंपनी क्यों एग्जिस्टेंस में है, इसका कारण क्या है। द नेचर ऑफ द बिजनेस इट इज इन, और ये मिशन स्टेटमेंट कंपनी के नेचर को बताता है जिस नेचर के वो बिजनेस में है। साथ ही साथ कस्टमर्स इट सीक्स टू सर्व, कौन से कस्टमर्स को सर्व करना चाहता है और सेटिस्फाई करना चाहता है, ये सारी जानकारी। अब अक्सर ज्यादातर जो लोग कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं विजन में और मिशन में। विजन क्या होता है और मिशन क्या होता है। देखिए पहले इसका मैं और एक मीनिंग करता हूं, दोनों का साथ साथ कंपैरेटिव मीनिंग बताऊंगा, फिर उसके बाद एक एग्जांपल भी इसका रखा है। विजन होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको कि कहाँ कंपनी देख रही है, दृश्य, विजन। तो कंपनी आज से 4 साल बाद क्या देख रही है, मतलब वो क्या हो जाएगी 4 साल बाद, क्या होगा कंपनी के पास, या कोई सरकार भी अपना विजन तय कर सकती है या कोई बंदा भी अपना विजन सेट कर सकता है। जैसे किसी ने विजन अपना बना लिया कि आज से 4 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद वो अपने आप को देख रहा है कि वो एक IAS होगा, या वो एक प्रोफेसर होगा, या वो एक टीचर होगा, वो विजन है हमारा। अब मिशन का मतलब होता है कि मिशन वो रास्ता है जिससे हम अपने विजन तक पहुंचेंगे, मिशन वो है जो हम करेंगे। तो मिशन जो होता है वो संस्था को ये बताता है कि संस्था क्या कर रही है। अब कंपनी जो अपना मिशन तय करती हैं, तो कंपनी क्योंकि कोई इंडिविजुअल नहीं है, वो केवल अपने लिए नहीं करती हैं, कंपनी एक लार्जर इंस्टीट्यूशन होती है। तो जो संस्थाएं जितनी भी होती हैं वो अपना विजन ऐसे सेट करती हैं कि वो सोसाइटी को बताती हैं कि हम समाज के लिए ये करने वाले हैं बेटर, ताकि लोगों का भी विश्वास कंपनी को हासिल हो। तो अब इसको हम एग्जाम्पल से, एक रियल एग्जाम्पल मैंने रखा है, ये टाटा मोटर्स के वेबसाइट से लिया है मैंने उनका मिशन और विजन, तो ज्यादा क्लैरिटी बनेगी यहाँ पे। टाटा मोटर्स की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। उनका मिशन है वी इनोवेट मोबिलिटी सॉल्यूशंस,
विद पैशन टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो देखिए इन्होंने बताया है अपना मिशन कि वो क्या करते हैं। मिशन में दरअसल व्हाट दे आर डूइंग इस पे फोकस रहता है, और विजन में रहता है वेयर दे विल बी, वो कहां पे होंगे बाद में। ये होता है व्हाट दे वांट टू अचीव, वो क्या अचीव करना चाहते हैं। ये होता है कि हाउ दे वांट टू अचीव, वो किस तरीके से उसको अचीव करना चाहते हैं। तो मिशन हो गया वी इनोवेट। अब वो क्या करते हैं साहब, वो इनोवेट करते हैं मोबिलिटी सॉल्यूशंस में, यानी कि जो कार है, ट्रक है, जो भी वो बनाते हैं टाटा मोटर्स वाले, वो इनोवेशन करते हैं और पैशन के साथ। अब पैशन क्या है कि वो एनहांस करेंगे, क्या एनहांस करेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो समाज के लिए भी बात आ गई, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों की क्वालिटी सुधरेगी, और ये क्या करेंगे ये भी पता चल गया, और ये संस्था क्या करती है ये भी पता चल गया। मोबिलिटी सॉल्यूशंस का काम करती है, उसी में ये इनोवेट करेगी। अब है विजन। तो देखिए विजन में ये क्या कह रहे हैं कि बाई फाइनेंशियल ईयर 2024, वो बता रहे हैं कि 2024 तक वी विल बिकम, वो क्या बन जाएंगे, यानी कि वो बता रहे हैं कि हम 24 में कहां होंगे। वी विल बिकम मोस्ट एस्पिरेशनल इंडियन ऑटो ब्रांड, हम मोस्ट एस्पिरेशनल इंडियन ऑटो ब्रांड होंगे। तो अपने आप को वो देख रहे हैं विजन। अब देखिए विजन जो मिशन जो होता है वो रियलिटी होता है, मतलब हम कर रहे हैं। और विजन जो होता है ये हमारा एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है, हो सकता है अचीव हो जाए, हो सकता है अचीव ना हो। विजन हमेशा थोड़ा सा हाई करके तैयार किया जाता है ताकि मोटिवेशन मिलता रहे संस्था को, इनर मोटिवेशन के हमको अचीव करना है। और कैसे अचीव करेंगे, कंसिस्टेंटली विनिंग बाय, उन्होंने ये बता दिया है यहाँ पे कि डिलीवर करेंगे सुपीरियर फाइनेंशियल रिटर्न्स, ड्राइविंग सस्टेनेबल मोबिलिटी सॉल्यूशंस, एक्सीडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, क्रिएटिंग हाईली एंगेज्ड वर्कफोर्स। अच्छा एक खास बात और होती है विजन की, जो यहाँ पे दिख भी रही है, कि ये जो विजन होता है हम अपने आप को देख रहे होते हैं, जरूरी नहीं है ऐसा हो ही जाएगा, जरूरी नहीं है हम ये कर रहे हैं। जैसे वो क्या करेंगे, डिलीवर सुपीरियर फाइनेंशियल रिटर्न, तो कोई जरूरी नहीं ऐसा हो ही जाएगा। सस्टेनेबल मोबिलिटी सॉल्यूशंस, मतलब ये अपने गोल सेट कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं ऐसे हो जाएंगे, लेकिन जो मिशन है वो जरूरी है। ये इनोवेट करेंगे, और इनोवेट करेंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। ये रियलिस्टिक होते हैं, जो मिशन होते हैं वो मोर रियलिस्टिक होते हैं। तो ये इसमें अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मर्केंटाइल लॉ इज बेस्ड ऑन, भारतीय व्यापारिक कानून आधारित है किस पे। तो गिवन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन का पहले चुनाव करें। ये हालांकि आसान है, सभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं। ये इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ पे आधारित है, क्योंकि हमारे यहाँ अंग्रेजी कानून 1935 में जो ब्रिटिश ने कानून बनाया था, मैक्सिमम उसी तरीके से हमारे कानून भी फ्रेम होते रहे। तो ब्रिटिश जितने भी लॉ हैं उनका हमारे कानूनों पे असर दिखाई देता है हर जगह। अब इसको डिटेल में जानते हैं। सी करेक्ट ऑप्शन था, मर्केंटाइल लॉ और कॉमर्शियल लॉ। तो देखिए मर्केंटाइल लॉ या कॉमर्शियल लॉ कोई एक एक्ट नहीं है, ये कॉमर्शियल यानी कि व्यापार से संबंधित जितने भी कानून होते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इट इज दैट ब्रांच ऑफ लॉ, कानून की वो शाखा होती है जो रिलेट करती है ट्रेड, इंडस्ट्री और कॉमर्स, इससे संबंधित जितने भी लॉ होते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इट इज एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ सिविल लॉज, ये सिविल लॉज का ही एक पार्ट है। और ये R.S. डावर हैं, इनकी ये डेफिनेशन है, मर्केंटाइल लॉ मींस दैट ब्रांच ऑफ लॉ विच इज एप्लीकेबल टू और कंसर्न विद ट्रेड एंड कॉमर्स इन कनेक्शन। वही बात कही है कि कॉमर्स से और ट्रेड से रिलेटेड जो लॉ होते हैं वो सब इसमें शामिल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, ये सब मर्केंटाइल लॉ के पार्ट हैं। मेजर सोर्सेज ऑफ इंडियन मर्केंटाइल लॉ, अब भारतीय व्यापारिक कानून जितने भी बने हैं इनके मुख्य सोर्स क्या है, इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ, या तो वहां से लिए गए हैं, या स्टैच्यूट यानी कि जो हमारे भारत में पार्लियामेंट के माध्यम से बने हैं वो हो गए स्टैच्यूट लॉ, जुडिशियल डिसीजंस कोई कानूनी निर्णय है वहां से, और कस्टम्स और यूसेज जो कस्टम रीति रिवाज हैं पुराने समय से बिजनेस में चलते रहे वहां से ये बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज की स्टडी है, प्रीवियस वीडियो में भी काफी इसके ऊपर डिस्कशन हो चुका है पहले में। तो मैक्रो इकोनॉमिक क्या है, लार्ज स्केल पे जिन चीजों की स्टडी होती है पूरी इकोनॉमी में होल, तो इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, ये सभी आ जाएंगे, और करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी होगा।
मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। मैक्रो वर्ड जो है ये ग्रीक प्रेफिक्स है मैक्रो, इससे लिया गया और इसका मतलब होता है लार्ज। मैक्रो इकोनॉमिक्स वह ब्रांच है इकोनॉमिक्स का जो डील करता है परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर या बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल, पूरी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस के, स्ट्रक्चर के या बिहेवियर के या डिसीजन मेकिंग के बारे में। इसमें ये टॉपिक शामिल होते हैं जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट, नेशनल इनकम, प्राइस इंडिसेस, आउटपुट, कंजम्पशन, अनएम्प्लॉयमेंट या ही चुका, इन्फ्लेशन, ये सब इसमें शामिल हो जाते हैं। सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनल टैक्सेस इन इंडिया बेस्ट इलस्ट्रेट। भारत में जो पर्सनल टैक्सेस हैं, व्यक्तिगत कर, ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण है? गिवन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को चयन करें। तो इसमें से जो सही है वो है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। इंडिया का जो सिस्टम है वो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। तो क्या होता है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम और प्रोपोर्शनल क्या होता है इसको भी देखेंगे, और एक रिग्रेसिव होता है उसको भी देखेंगे। इसमें से सही ऑप्शन था बी। तो देखते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या होता है। इंडिया फॉलो करता है प्रोग्रेसिव सिस्टम। यह सिस्टम वो होता है जिसमें टैक्स रेट राइज करता है विद इंक्रीज इन इनकम लेवल। हाई इनकम अर्नर जो होते हैं वो टैक्स्ड होते हैं मोर देन द लो इनकम अर्नर। अब देखिए ये केवल इनकम टैक्स से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल ये रिग्रेसिव और देख लेते हैं, फिर दोनों का कंपैरेटिव मीनिंग बताऊंगा। रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होता है टैक्स का रेट डिक्रीज होता जाता है इनकम लेवल इंक्रीज होने के साथ साथ। अब इसके एग्जांपल जैसे मान लो इनकम टैक्स में अगर बात करें तो इंडिया में क्या है कि आपकी इनकम अगर मान लो 5 लाख तक है तो आप पे टैक्स लगेगा नील। आप सपोज करिए आपकी इनकम, मैं ऐसे ही डेटा ले रहा हूं, 8 लाख तक है तो आप पे टैक्स लगेगा सपोज करिए 10%। आपकी इनकम अगर एनुअल 10 लाख है तो आप पे टैक्स लगेगा फिर 20%। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है टैक्स का रेट बढ़ता जा रहा है। ये प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर है। रिग्रेसिव इसका उल्टा होता है कि जो 5 लाख तक की इनकम होगी उस पर लगेगा 20%। उसके बाद अगली जो इनकम होगी 8 लाख तक उस पर लगेगा 10%। उसके बाद और ऊपर इनकम होगी उस पर लगेगा 5%। ये रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर होता है। ये तो इनकम टैक्स की बात हुई। ऐसे ही कॉमन टैक्स मान लो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, अगर मान लो जो चीजें ऐसी हैं डेली नीड की और जिनको सब खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो वेजिटेबल्स, खाने पीने की, फ्लोर, आटा, ऐसी चीजों पे, एग, इन पे अगर टैक्स लगाया जाए तो इसका मतलब ये रिग्रेसिव सिस्टम हो गया, क्योंकि ये तो सभी लोग खरीदते हैं, गरीब लोग। अब मान लीजिए जो महंगी कार हैं उनको टैक्स फ्री कर दिया जाए तो ये रिग्रेसिव सिस्टम हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है ज्यादातर खास तौर पे कि जो महंगे सामान होते हैं जिनको अमीर लोग खरीदते हैं उन पे ज्यादा टैक्स रहता है, और जो डेली नीड की चीजें होती हैं वो ज्यादातर टैक्स फ्री हैं। तो इसमें भी प्रोग्रेसिव है। नेक्स्ट है प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम होता है वह सिस्टम जहां पे टैक्स लगता है एक ही रेट से, सेम रेट रहता है हर एक टैक्स पेयर से, इररेस्पेक्टिव ऑफ इनकम, चाहे इनकम कम है या ज्यादा है, चाहे लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, सब पे सेम रेट रहता है। सेम रेट रहता है तो प्रोपोर्शन में सबको पे करना पड़ता है। मेरी इनकम मान लो 10 लाख है तो उस पर भी 10% लगेगा, किसी की इनकम 2 लाख है उस पर भी 10% लगेगा, किसी की इनकम मान लो 10 करोड़ है उस पर भी 10% ही लगेगा। तो प्रोपोर्शनेट सब पे टैक्स लगता है। नेक्स्ट है ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन। ब्रेक इवन पॉइंट उस सिचुएशन को बताता है जब, ये भी साधारण सा क्वेश्चन है, सभी जानते हैं कॉमर्स वाले, ब्रेक इवन पॉइंट जब ना लाभ ना हानि हो तो वो कब होगा? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। जब कुल कमाई जो है वो कुल लागत के बराबर हो जाए तो उस सिचुएशन को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इसमें ना लाभ होता है फर्म को ना हानि। ऑप्शन ए सही ऑप्शन है, ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट है, अब इसमें 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं क्योंकि उनके जो ऑप्शंस थे वो रॉन्ग थे, उनको इसलिए हटा ही दिया। नेक्स्ट है एन एम्प्लॉयड अग्रीमेंट इज क्रिएटेड बाई।
एक इम्प्लाइड अग्रीमेंट हो जाता है किससे? तो गिवन ऑप्शन से इनमें से सही का चुनाव करें। गिवन ऑप्शंस में से जो सही है वो है कंडक्ट, आचरण के द्वारा, व्यवहार के द्वारा। तो इसके बारे में बात करते हैं, क्या होता है इम्प्लाइड एग्रीमेंट। देखिए, इम्प्लाइड एग्रीमेंट होता है जो एग्रीमेंट क्रिएट हो जाता है जब दो या दो से ज्यादा पार्टी कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, लेकिन लॉ क्रिएट कर देता है एक ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी, इन द इंटरेस्ट ऑफ द फेयरनेस, ताकि फेयरनेस बनी रहे, यानी कि चीजें उचित रहें, बेस्ड ऑन द पार्टीज कंडक्ट और सर्कमस्टांसेस, पार्टीज के कंडक्ट और सर्कमस्टांसेस के आधार पर। अब देखिए, इस आधार पर दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक होता है एक्सप्रेस और उसका अपोजिट होता है इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब होता है क्लियर कट रिटर्न हो, आप जमीन खरीदने और बेचने का सौदा कर रहे हैं तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, तब उस पे काम होगा। आप अगर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, आप किसी की जमीन के आगे से गुजर गए और आपको लगा ये जमीन अच्छी है, लेकिन आपने कोई सौदे की बात नहीं की, तो वो आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल है कि आपको लिख करके समझौता करना पड़ेगा। अब बात आती है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जिसके लिए कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बीमार हैं, डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंच गए, तो डॉक्टर जब आपको देखता है तो देखने से पहले जरूरी नहीं है कोई रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट होता हो आपका, मतलब ये जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट हो। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप किसी स्पेसिफिक हॉस्पिटल में वो पैसा जमा करा लें, वो एक अलग मैटर है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की। ऐसा कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है डॉक्टर के बीच में कि आपका बुखार सही हो गया तो मैं आपसे पैसे लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम गए, हमने इलाज कराया तो ऑटोमेटिकली एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि डॉक्टर बीच में इलाज नहीं छोड़ेगा और हम डॉक्टर की फीस के लिए मना नहीं करेंगे, ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप रेस्टोरेंट में गए और रेस्टोरेंट में गए आप, तो वेटर आपके पास आया, वो ऑर्डर ले गया, तो वो ऑर्डर खाने के लिए ले गया, लेकिन ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना कि आप खाना खाओगे तो पैसा दोगे, लेकिन फिर भी आप पैसा देना ही पड़ेगा आपको, जब खाना आ जाएगा तो आप खाएंगे वहां पे। तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनके लिए रिटर्न की जरूरत नहीं होती, कंडक्ट से, व्यवहार से सही हो जाते हैं। जैसे मान लो बस आ रही है, पब्लिक बस है, और आपने हाथ दिया और बस रुक गई, तो अब बस रुक गई तो आपको कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अब ये सीधा हो गया है कि आप बस में बैठेंगे और कंडक्टर की ड्यूटी है वो आपको बिठाएगा, अगर बस वहीं जा रही है जहां आप जाना चाहते हैं। साथ ही साथ आपकी भी ड्यूटी है कि आप किराया पे करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि साहब मैंने तो नहीं कहा था कि मैं किराया दूंगा, मैं तो ऐसे ही बैठना चाह रहा था। तो ये इम्प्लाइड हो गया व्यवहार से। नेक्स्ट देखते हैं, अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अ वॉइड एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट विच इज। एक वॉइड एग्रीमेंट जो शून्य समझौता होता है, वो ऐसा समझौता होता है जो कि गिवन ऑप्शंस में से सही का चुनाव करें, कौन सा सही होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नॉट एनफोर्सेबल एट लॉ या बाई लॉ, जो कानून के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है। अब इसको देखते हैं क्या होता है। बी करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे जानते हैं, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पहले जानना पड़ेगा, फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को जानेंगे। देखिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। मतलब ये वैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जैसे हमने किसी से जमीन खरीदने का सौदा कर लिया और जो रेट चल रहा है व्यवहार में वहां पे उस रेट पे हुआ है, आपसी बातचीत से, कोई किसी पार्टी पे प्रेशर नहीं था, दोनों ने स्वस्थ मन से समझौता किया, हमने एडवांस दे दिया, तो अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि हमने एडवांस दे दिया, वो हमें जमीन देगा। ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है। कल को वो मुकर जाए फाइनल टाइम पे कि नहीं मैं नहीं देता अब, लेकिन हमारा एग्रीमेंट क्योंकि हो चुका है पहले ही, तो अब हम एनफोर्स करा सकते हैं लॉ से, हम कानून में जाकर के उसके खिलाफ कार्रवाई करा सकते हैं कि साहब इसने एग्रीमेंट कर दिया था, हमने पैसे भी दे दिए थे, दोनों ने स्वेच्छा से बातें भी लिख ली थी, गवाहों के भी साइन है, तो ये एनफोर्सेबल है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट होते हैं कि बिना किसी भय के हो, बिना किसी जोर दबाव के हो, जायज रेट हो, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब आते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है।
तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसको डिफाइन किया गया है इतना कह करके कि एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाई लॉ। कोई भी एग्रीमेंट अगर वो एनफोर्सेबल नहीं है लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा, आप उसको एनफोर्स नहीं करा सकते। एनफोर्स का मतलब कि अगर मान लो एक पार्टी मना कर दे, जैसे हमने किसी से समझौता किया, अब बाद में वो दूसरी पार्टी मुकर गई कि नहीं हम नहीं मान रहे इस समझौते को, तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं अगर इस एग्रीमेंट के खिलाफ, तो ये वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। अब वॉइड का एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो एक व्यक्ति ने अपने दोस्त से शर्त लगाई कि भाई आप शादी नहीं करोगे तो मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। उसने कहा ठीक है नहीं करूंगा, तो कुछ दिन वेट किया और हमने उसको 10,000 रुपये दे दिए और उसने बाद में शादी करा ली। तो अब हम कोर्ट में जाएं कि साहब हमने तो शर्त के 10,000 रुपये इसे दिए थे और ये अब इसने शादी कर ली, तो कोर्ट कहेगा ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, वॉइड है, हम इस मामले में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे, फालतू का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऐसी चीजों को वॉइड एग्रीमेंट कहा जाता है। अच्छा, वॉइड एग्रीमेंट में भी क्या होता है कि एक वॉइड एग्रीमेंट हो सकता है लेकिन वो इलीगल नहीं हो, गैर कानूनी नहीं होगा, लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसे होते हैं जो इलीगल होते हैं। अब इलीगल का मतलब होता है ये जो कॉन्ट्रैक्ट अभी हमने बताया ये इलीगल नहीं था। इलीगल कौन से होते हैं? जो या तो कानून के खिलाफ होते हैं या आम जनता को परेशान करने वाले होते हैं। जैसे कोई पर्सन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि भाई इस बच्चे को आप मुझे बेच दो, मैं पैसे दे दूंगा, तो ये ट्रैफिकिंग में आ जाएगा। आप मतलब दूसरी जगह ले जाके बेचोगे, बच्चों को काम कराने के लिए ले जाते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं, ये मैल प्रैक्टिस पाई जाती है, बैड प्रैक्टिस, वर्स्ट प्रैक्टिस कहेंगे। तो अब ये जो है ये वॉइड तो है ही है, साथ ही साथ ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो जितने भी इलीगल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट वो वॉइड तो होते ही हैं, लेकिन सारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं होते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो ये था कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और आज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है। आप अपने कमेंट